कई बार जिंदगी सबसे अंधेरे कोने में ही सबसे सुंदर उपहार छिपा कर रखती है। बस जरूरत होती है उन्हें खोज निकालने की। जो मुसीबत में भी अवसर खोज लें, वही तो होते हैं असली योद्धा। लेकिन अधीश के सामने अभी ऐसी मुसीबत खड़ी थी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो तो यहां स्थिति की जांच करने आया था, लेकिन अब पूरी स्थिति ही उलट चुकी थी। क्या अधीश के लिए इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण मिलेगी? बूढ़ा तांत्रिक रक्त संधान तंत्र शाखा का एक तांत्रिक था जो अंधेरी शक्तियों की उपासना करते थे। फिर उन्होंने तात्विकों की तरह तत्व सिद्धि और मांत्रिकों की तरह मंत्र सिद्धि पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसके लिए वे जहां मौका मिलता तात्विकों और मांत्रिकों को मार डालते और उनके ऊपर में तांत्रिक प्रयोग करके उनकी सिद्धियां छीनने की कोशिश करते। लेकिन इससे उन्हें कुछ खास सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। इस बूढ़े तांत्रिक ने एक नया रास्ता खोजा। अब वो ऐसे लोगों को पकड़कर बंदी बनाने लगा जिनके पास किसी भी तरह की सिद्धि होती। उसका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा सिद्धिधारी लोगों का रक्त इकट्ठा करना और तांत्रिक प्रयोगों द्वारा अपने लिए नई शक्ति का निर्माण करना। वो किसी भी स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। जगह जगह से सिद्धिधारी लोगों को मारकर उनसे इन कौल पंछियों को पैदा किया था। दोन क्षेत्र में भी वो इसी इरादे से आया था, और दोन क्षेत्र तो था ही सिद्धिधारी तात्विकों और मांत्रिकों का गढ़। यहां तो जैसे बूढ़े के हाथ कोई खजाना लग गया था। उसने दो चार काल पंछियों को बाहर भेजकर उनका डर पैदा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पीछे आएं। उनमें से वो साधारण सैनिकों को मार देता और जिनके पास तत्व सिद्धि या मंत्र सिद्धि होती उनको मारकर उनका खून उस रक्त कुंड में एकत्र कर लेता। अभी भी उसने अनेक सिद्धिधारियों को अपनी गुफा में बांध रखा था जिनके शरीर पर जगह जगह घाव थे और उनसे बहने वाला खून कुंड में इकट्ठा हो रहा था। वे पूरी तरह मरे नहीं थे, बस घायल थे, लेकिन खून लगातार बह रहा था और वे धीमी मौत की ओर बढ़ रहे थे। गुफा में आते समय अधीश का ध्यान उनकी ओर गया था, लेकिन उस समय वो भीतर आने की जल्दी में था। उसने सोचा था कि भीतर देखकर लौटते ही वो उन्हें स्वतंत्र कर देगा, लेकिन यहां इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी वो उसने भी नहीं सोचा था। बूढ़ा रक्त संधान किसी राक्षस की तरह जोर जोर से हंस रहा था। फिर उस काल पंछी से बोला, जा मेरे बच्चे, तेरा भोजन सामने ही है, आज पेट भर कर खा। क्री क्री गुफा की दीवारों पर चिपके छोटे छोटे काल पंछी भी चीखने लगे। हम यहां सिर्फ जांच करने आए थे अधीश, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। सारी स्थिति मंदार में जाकर गुरु जयदेव को बतानी होगी। वे वहां से योग मांत्रिकों को भेजकर यहां का मामला निपटाएंगे, यश ने कहा। फिर जल्दी से निकलते हैं, अधीश ने कहा, और वे सब पलटकर बाहर की ओर भागने लगे। फू, पंछी ने एक फूंक मारी। उसके मुंह से आग की भयंकर लपटें निकलने लगीं। फिर उसने एक बार फिर मुंह खोला और अब की बार उसके मुंह से काली प्रकाश किरणें निकलने लगी और गुफा की छत से जाकर टकरा गईं और बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। अब अधीश और उसके साथियों के सामने उस काल पंछी और बूढ़े तांत्रिक से युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे एक बार फिर पलटे और इस बार खुद को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। वो पंछी अब अधीश को घूर रहा था। अचानक अधीश को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पृथ्वी रक्षा मंत्र पढ़कर उस पंछी के आसपास एक कवच बना दिया। हालांकि ये कवच काल पंछी की ताकत के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन उतनी देर उसे सोचने का समय मिल गया। पंछी तेजी से कवच को तोड़ रहा था। यश, तुम उस तरफ जाओ और आक्रमण करो, अधीश ने कहा। रोली, ललिता, तुम बंधे हुए लोगों को जाकर आजाद करो, शायद वे कुछ मदद कर पाएं। वे दोनों तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। यश दौड़कर दूसरी ओर पहुंचा और पूंछ की तरफ से पंछी पर हमला करना शुरू कर दिया। हिमअस्त्र और भयंकर अग्निपिंड एक के बाद एक पंछी से टकराने लगे, लेकिन उस पंछी पर उनके किसी वार का असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये भयानक हमले उसके लिए छोटा सा खेल है। कवच को तोड़कर वो काल पंछी एक बार फिर बाहर आ गया और अब खुद हमला करने लगा। वो चीखता तो उसके मुंह से आग की लपटें निकलती थीं। वो अधीश को अपने पंजे में जकड़ने के लिए बढ़ा। अधीश फुर्ती से अपनी जगह से हटा। पंछी का पंजा गुफा की दीवार से टकरा गया।
वो गुस्से से भरकर पलटा तो यश ने एक के बाद एक बर्फ के बड़े बड़े पिंडों से उस पर हमला कर दिया और वो 2 पल के लिए जड़ हो गया। तभी अधीश ने अपना सबसे शक्तिशाली तड़ित जाल उस पर फेंका। पंछी चित्कार कर उठा। इतने में रोली और ललिता लौट आई थी। अब वे चारों उस पर हमला कर रहे थे। बूढ़ा आंखें बंद किए अपनी जगह पर खड़ा था। अधीश ने यह देखा तो उसे कुछ समझ में आया। ललिता, रोली, तुम दोनों जाकर बूढ़े तांत्रिक को खत्म करो। वो काल पंछी उसी के इशारे पर नाच रहा है, अधीश ने कहा। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ी, पंछी चीखा और उसके मुंह से प्रकाश भाले निकलने लगे। रोली ने तुरंत अपना सर्वश्रेष्ठ हिम मंत्र पढ़ा और बर्फ का कवच उसके और भालों के बीच खड़ा हो गया। हालांकि वे भाले नुमा काली प्रकाश किरणें बहुत शक्तिशाली थीं और उस कवच को भी भेदती हुई पार निकल गई थी, लेकिन कवच से टकराने से उनकी शक्ति कम हो गई। फिर भी एक भाला जाकर रोली के कंधे में धंस गया। रोली चीखकर नीचे गिर पड़ी। अब पंछी ने ललिता की ओर देखा। ललिता ने जल्दी से एक सिद्धि मंत्र निकाला और पंछी के भाले उस यंत्र से टकराकर निष्क्रिय हो गए। लेकिन वो भी कम दुष्ट नहीं था। अब की बार पंछी के मुंह से तेज आग की लपटें निकली। ललिता ने तेजी से एक बर्फ का पिंड उसकी ओर छोड़ा। बर्फ तुरंत ही पिघलकर पानी बन गई, लेकिन फिर भी ललिता थोड़ी झुलस गई थी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। रोली, तुम ललिता को लेकर बाएं द्वार की तरफ जाओ। रोली ने ललिता को उठाया, लेकिन वो खुद घायल थी और ज्यादा देर तक चल नहीं सकती थी वो, और द्वार की ओर जाने वाले रास्ते की दीवार की ओट में छिप गई। पंछी की निगाह अब उस पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो छिपकर सब देख सकती थी। इस बीच अधीश और यश एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए थे। यश ने अधीश से कहा, हमें किसी तरह यहां से निकलना होगा। सभी की जान खतरे में है। अब हम यहां से एक ही सूरत में निकल सकते हैं, वो है इन दोनों को मारकर। अधीश ने कहा तो यश ने गुस्से से भरकर अपना हाथ गुफा की दीवार से दे मारा। अब हमें क्या करना चाहिए? यश ने कहा। क्या तुम मुझे अपना चोगा दे सकते हो? अधीश ने कहा तो यश एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसे अधीश की आंखों में एक भरोसा दिखा और उसने अपना चोगा उतार कर अधीश के हवाले कर दिया। यश का चोगा एक सिद्धि यंत्र था। उसमें बने हुए चक्र उस चोगे को पहनने वाले की रक्षा करते थे और अब आगे होने वाले एक भयानक युद्ध में अधीश को उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अधीश ने जल्दी से उस चोगे को पहना और पंछी के सामने आ गया। अधीश को देखते ही बूढ़ा चिल्लाया, जाओ मेरे बच्चे, वो रहा तेरा शिकार। तुरंत ही वो पंछी तेजी से अधीश पर हमला करने लगा। वात चक्र, अधीश ने चिल्लाकर कहा और हवा की तेजी से वो वहां से हट गया। दूसरे कोने में जाकर अधीश ने एक एक कर सारे अस्त्र उस पंछी पर छोड़ दिए। तड़ित जाल, हिमबंधन, अग्निपिंड। पंछी कुछ देर के लिए चकरा सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को काबू में किया और अधीश की ओर देखकर एक साथ कई प्रकाश भाले दाग दिए। चोगे की वजह से अधीश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चोगा धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो रहा था। पंछी का आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि चोगे के रहते भी अधीश को अपने शरीर पर चोट महसूस हुई। वो बस किसी तरह रक्त कुंड को पार करके बूढ़े तांत्रिक तक पहुंचना चाहता था। एक साथ अनेक अस्त्रों के प्रयोग से काल पंछी भी थोड़ा घायल हो गया था। रोली और यश उसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि किस तरह एक के बाद एक भयानक हमले करता अधीश अपनी पूरी मानसिक शक्ति झोंक रहा है। अब तक ललिता को भी होश आ चुका था। कुछ देर के लिए तो बूढ़ा भी चकित रह गया था। अंधकार, अचानक अधीश की आवाज सुनाई दी। अधीश ने अंधकार मंत्र पढ़ा और एक गहरा धुंध पूरी गुफा में छा गया। तुझे क्या लगता है कि तेरा ये अंधेरा अंधेरे से जन्मे पंछी पर असर डाल सकता है? बूढ़ा भयानक हंसी हंसते हुए बोला। अंधकार, अधीश ने एक बार फिर अंधकार मंत्र पढ़ा और इस बार ये धुंध पहले वाली से कई गुना घनी थी। थोड़ी देर के लिए सभी का अपने मन से नियंत्रण हट चुका था। अधीश तेजी से बूढ़े की ओर बढ़ने लगा। पंछी लाचार होकर अपनी ही जगह पर चारों ओर घूम रहा था और उसके मुंह से लगातार भाले निकलकर इधर उधर टकरा रहे थे। गुफा के पत्थर उनकी चोट से टूट रहे थे। इनमें से कुछ अधीश से जाकर भी टकराए। उसके सिद्धि यंत्र चोगे की शक्तियां अब पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। 2 भाले सीधे अधीश की पीठ में जा टकराए। अधीश जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसके मुंह से एक चीख निकली। अधीश! ये ललिता की आवाज थी। अधीश, तुम ठीक हो ना? उसने चिल्लाकर पूछा।
गहरे अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। अधीश यदि साधारण कदकाठी का व्यक्ति होता तो उस हमले को झेल नहीं पाता, लेकिन अधीश नियमित योग अभ्यास और डकैत सरदार के दिए तमगे वाले अभ्यास से उसका शरीर सामान्य इंसान की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। वो प्रकाश भाले का हमला झेल गया। अग्नि! बूढ़ा चिल्लाया और कालपंछी एक बार फिर आग उगलने लगा। उसकी आग अंधेरा दूर कर रही थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अधीश बूढ़े के चबूतरे पर चढ़ चुका था। बूढ़े तांत्रिक की आंखों में उसे डर दिखाई दिया। नहीं, तुम नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम। बूढ़ा हकलाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अधीश ने अपने खंजर से एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पंछी जोर से चीखा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। उसके साथ ही सैकड़ों की तादाद में दीवारों पर चिपके छोटे छोटे पंछी भी चीखने लगे। वो आवाज बहुत ही कर्कश थी। सबने अपने कान बंद कर लिए। अब तू भी अपने मालिक के पास जा, अधीश ने कहा और अपना सिद्धि यंत्र निकालकर एक के बाद एक 3 भयंकर अग्निपिंड उस पर दाग दिए। देखते ही देखते वो विशालकाय दानव कालपंछी जलकर भस्म हो गया और उसके मरते ही वे सारे पंछी भी मर मर कर नीचे गिरने लगे। अंधेरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। सबने राहत की सांस ली और अधीश ने बूढ़े तांत्रिक की लाश की ओर देखा। ध्यान से उसको देखते हुए अधीश को उसकी बाईं उंगली में एक काला छल्ला देखी गया। छल्ले पर ध्यान केंद्रित करते ही वो उसके अंदर पहुंच गया। उस छल्ले के अंदर काफी जगह थी और तरह तरह की चीजें भरी पड़ी थी, जिनमें अनेक रत्न, मणियां और औषधियां भी थी। लेकिन अधीश यहां तांत्रिक संघ से संबंधित कोई चीज खोज रहा था। शायद कोई किताब या लेख मिल जाए, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। शायद सारी वस्तुएं उस बूढ़े तांत्रिक ने दूसरे सिद्धि धारकों को मारकर इकट्ठी की थी। अधीश एक नजर डालकर बाहर आ गया और छल्ले को अपने बटुए में डाल लिया। बूढ़े तांत्रिक को उसने ही मारा था और इसलिए उसकी सारी चीजों पर अब अधीश का अधिकार था। अब जाकर अधीश का ध्यान अपने घाव पर गया। उनसे खून रिस रहा था। वो धीरे धीरे चलकर यश के पास पहुंचा। यश का चोंगा फट चुका था। उसने फटा हुआ चोगा यश को दिया तो वो हंसते हुए बोला, ये साहस यात्रा तो बहुत महंगी पड़ गई मित्र। पूरे 75 अंकों में मैंने ये खरीदा था। क्षमा करना भाई, अधीश ने हाथ जोड़कर हंसते हुए बोला। जाओ, माफ किया। आज तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई है, यश ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। अब तक बाहर से कई सैनिक आ चुके थे। सामंत के महल ले जाकर सबके घावों में औषधि लगाई गई। सामंत खुद पूरे समय उनके पास बैठे रहे। अब आप सब कुछ दिन आराम कीजिए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए, सामंत बोले। सामंत रविसेन, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें जल्दी से जल्दी मंदार पहुंचना है। पहले ही काफी देर हो चुकी है, यश ने कहा। रागनी और विराग की आंखों में आंसू थे। वे अधीश को एक बार फिर विदा कर रहे थे। रागनी, विराग, अब मन लगाकर अभ्यास करना और फिर किसी मुसीबत में मत पड़ना। इस बार शायद मैं ना आ पाऊं, अधीश ने कहा तो सब हंस पड़े। हम ध्यान रखेंगे, दोनों ने एक साथ कहा। फिर यश ने अपनी अंगूठी निकाली और कोई मंत्र पढ़ा। तुरंत ही एक दरवाजा उनके सामने खुल गया और वे सब उसके अंदर जाकर वापसी के सफर पर चल पड़े। लेकिन सबके मन में एक डर और उदासी थी। वे तो यहां जांच के लिए आए थे, लेकिन बहुत अधिक समय और साधन खर्च कर चुके थे। कहीं मंदार में उन्हें इस कारण सजा तो नहीं दी जाएगी? अब अधीश को पुरस्कार मिलेगा या दंड? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।